हेलो टू ईच एंड एवरीबडी। सो आज के कंटेंट में मैं जो एक डिसीज़ लेकर आई हूँ, बेसिकली इट इज़ एन इन्फेक्शन डिसीज़। ऑल्थो आई मेंशन द कम्युनिकेबल डिसीज़, बट बेसिकली टेटनस एक कम्युनिकेबल नहीं, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। बट वेन एवर यू विल लुक आउट इन द कि टेटनस क्या है क्या नहीं, तो आपको अपनी बुक्स में स्पेशली इन दी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑल्सो नॉन एज पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग एंड इन दी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, you will get this disease under the communicable disease. Okay, so please keep in your mind that tetanus is not a communicable disease, it is an infectious disease, so it doesn't spread from one person to another. टेटनस में बेसिकली ये जो डिसीज है इससे लेकर आई हूँ बिकॉज आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आगे जाकर दिखेगा कि टेटनस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे नहीं। सो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी पीपीटी प्रेजेंट करी है सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दैट। फटाफट से आगे मूव करते हैं। सो हम बेसिकली पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रो। और इंट्रो में क्या है कि टेटनस है क्या बेसिकली। सो इट इज़ अ सीरियस एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डिसीज कॉज बाय द टेक्सन क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। सो जो टेटनस है वो, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन डिसीज होता है और वो बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से फैलता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। टेटनस का बेसिकली फैलने का तरीका जो होता है वो सबसे ज़्यादा है अम्बिलिकल स्टम्प का क्लियर ना होना या प्रॉपर तरीके से उसको कॉर्ड केयर प्रोवाइड ना करना। एज इफ़ यू आर लर्निंग दी पीडियाट्रिक नर्सिंग तो आपको पता होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है मदर से, जब उसको कट किया जाता है तो बहुत ध्यान से किया जाता है। प्रॉपर स्टेराइल तरीके होने चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन वाला तरीका नहीं होना चाहिए। और ये भी समझाया जाता है, इसके ऊपर एजुकेशन भी दी जाती है कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर पेरेंट्स को या जो भी रिलेटिव्स है, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग ऑन इट, वो खुद से ही शेड ऑफ होगी और प्रॉपर उसकी केयर करी जाती है। बट जब अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रॉपर केयर नहीं मिलती है तब टेटनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेबीज़ में। उसके अलावा जो इसके रीजंस हैं वो है वूंड वगैरह होना, बिकॉज जब भी कोई ओपन वूंड होगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन या किसी भी बैक्टीरिया स्पोर की एंट्री होना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन करा है कि एक बच्चे में टेटनस आपको कैसे पता चल सकता है, किन साइन एंड सिम्टम्स से, कि अगर वो बेबी 2 दिन तक, बॉर्न होने के 2 दिन तक अच्छे से सक कर रहा है, अच्छे से क्राई कर रहा है, बट अगले ही 3 से 28 दिन के बीच, अगले ही तीसरे से 28 दिन के बीच उसने अपनी ये जो सकिंग और क्राइंग वाली एबिलिटी थी वो लूज कर दी है, दैट मीन्स द बेबी इज इन्फेक्शियस विद द टेटनस। और अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 चिल्ड्रन डाई एनुअली ड्यू टू द टेटनस। 3,50,000 बच्चे annually die, मतलब मरते हैं just because of the tetanus, and there are 10,000 new cases each year। और हर साल 10,000 नए केसेस बढ़ते जाते हैं। So it's very important for us to know about that what are the causes and signs and symptoms about the tetanus so we can control it at the right time। ठीक है, as we all know about this कि most commonly child में किन किन चीज़ों की वजह से होता है, आगे और क्लैरिफाई होगा। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन। सो इसकी डेफिनेशन नॉर्मल आएगी दैट इट इज एन एक्यूट इलनेस कॉज बाय अ सोल्यूबल एक्सोटोसिन ऑफ बैक्टीरिया। एक सोल्यूबल एक्सोटोसिन बैक्टीरिया होता है जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई होता है। और जो वर्ड टेटनस है ना, उसका इंग्लिश में बेसिकली जो मीन होता है वो होता है आर्किंग ऑफ द बॉडी। आर्किंग ऑफ द बॉडी का मतलब होता है, यू नो अबाउट द आर्क, एक तरीके से आता है ना वो जो मतलब मैथमेटिक्स में भी हम एक आर्क बनाते हैं तो वो देखते हो बेंडिंग शेप सी आर्क बनती है, जैसे इसमें हम 90 डिग्री 120 डिग्री लिखते हैं। आर्किंग ऑफ द बॉडी भी इसलिए उसको कहा गया बिकॉज टेटनस में न्यूबॉर्न्स हो, इन्फेंट्स हो, या जिसको भी टेटनस हुआ है, बिकॉज कभी कभार ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूबॉर्न्स में हो जाएगा, कभी कभार ये आफ्टर द एज 6, 10 ईयर्स 12 ईयर्स उसमें जाकर भी पता चलता है, जस्ट बिकॉज लोग इम्यूनाइजेशन नहीं कराते अपने बच्चों को राइट टाइम पर। तो आर्किंग ऑफ द बॉडी का मतलब है जो हमारी बैकबोन है वो मुड़ जाती है, कर्व्ड शेप ले लेती है। कर्व्ड शेप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आगे जाकर आप पढ़ोगे कि टेटनस में मसल स्पाज्म होने लगता है। मसल स्पाज्म का मतलब क्या है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, और रिजिडिटी बढ़ने की वजह से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है बेसिकली, वो कर्व्ड शेप ले लेती है। ठीक है, प्रोक्सिमल का मतलब क्या है, सडन अटैक होना, दैट स्टार्ट एंड स्टॉप क्विकली। स्टार्ट भी जल्दी होंगे और स्टॉप भी अपने आप से हो जाएंगे। वॉलेंट्री मसल्स, किस मसल्स के, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है। और इसको कॉमनली टेटनस को लॉक जो भी कहा जाता है, बिकॉज टेटनस में अगेन द स्पाज्म होगा, रिजिडिटी होगी, तो ये जो होता है वो लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना टंग डिप्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हो सकता है बेबी अपना जो अपना बेसिकली एयरवे है उसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि लॉक जो होगा तो हो सकता है टंग पीछे चल जाए, वहां पर एयरवे ब्लॉक हो सकता है। दैट वाई इज ऑल्सो अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये हमारे बेसिकली नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, पेनफुल मसल स्पाज्म करता है, पेनफुल रिजिडिटी करता है, मसल में बहुत ज़्यादा स्पाज्म कॉज करता है। तो टेटनस में आपको आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या होती है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन पीडिया के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ का भी टॉपिक है, तो उसमें यू शुड नो कि व्हाट इज इट्स एपिडेमोलॉजी, जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एजेंट क्या है, होस्ट क्या है, और एनवायरमेंट क्या है। तो इसका एजेंट जो पहले से ही क्लियर है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई इसका एजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव टेटनाई होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बेसिकली है। ओके, टेटनस अकर वर्ल्ड वाइड, बट इज
मोर कॉमन इन लो सोर्स सेटिंग। टेटनेस पूरे वर्ल्ड में कॉमन है बट लो सोर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लो सोर्स यानी कि बेसिकली रिमोट एरियाज भी हम कह सकते हैं, वहाँ पर कॉमन है जस्ट बिकॉज लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, लोगों के पास इतने मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब वो हॉस्पिटल्स तक रीच नहीं करते हैं डिलीवरीज के लिए, वो घर पर ही कहते हैं ना होम डिलीवरी करवा लेना। उन सब से क्या होता है, होम डिलीवरी तो हो जाती है बट जो इन्फेक्शन कंट्रोल के चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं। लाइक इन्फेक्शन जो है बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं रहता है। मोड ऑफ एंट्री जो इसकी होती है हमने पढ़ा ओपन वूंड्स के थ्रू होती है, ठीक है। इंजेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन ना होना वो तो है ही रीजन, बट इसकी मोड ऑफ एंट्री जो होगी वो ओपन वूंड्स के थ्रू होगी, कहीं पर भी अगर ओपन वूंड्स है। और फिर वो पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन जैसे कि हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से लेकर 3 से 21 दिन तक भी हो सकता है। और उसके जो स्पोर्स होते हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के स्पोर्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं डस्ट में, सॉइल में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स में। होस्ट जो इसका होता है मोस्ट कॉमन न्यूमोन्स होते हैं, साथ के साथ फीमेल्स होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी और बेसिकली कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो, ठीक है। टाइप ऑफ टेटनेस हमारे 4 तरीके के होता है। ट्रॉमेटिक टेटनेस अगेन जो आपकी इंजरी और वुंड की वजह से हो रहा है, कहीं चोट लगी है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्यूरपेरल टेटनेस वो होता है जो मदर को होता है अगर इन द मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर, बेसिकली 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। हो सकता है कि डिलीवरी के बाद हो रहा हो, जैसे कुछ कुछ होता है कि डिलीवरी के बाद भी चांसेस होता है, अबॉर्शन के बाद भी चांसेस होता है। डिलीवरी हुई तो उसके 6 हफ्ते बाद होने के चांसेस हो जाते हैं। और यूजुअली होता है कि हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ अबॉर्शन जब हम अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर लेते हैं, ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस अनक्लीन होती है और इन्फेक्टेड जेनाइटल ट्रैक्ट होता है। ऑटोजोनिक का मतलब है अगर कोई भी ईयर में आपको इन्फेक्शन है, ईयर की इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया होना, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होना, मास्टोडाइटिस, अलग अलग, उनकी वजह से भी टेटनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेटनेस नियोनेट्रम होता है जो नियोनेट में टेटनेस होता है बेसिकली, और ये अक्कर होता है जैसे मैंने पीछे बताया 2 दिन तक सब नॉर्मल चल रहा है और 3 से 28 दिन में उसकी जो क्राइंग की एबिलिटी थी, सकिंग एबिलिटी, वो सब वो लूज कर चुका है। और मोस्ट कॉमन होता है ये अम्बिलिकल स्टेम क्लीन ना होने की वजह से, कि अम्बिलिकल स्टेम पे ऑयल लगा दिया, अम्बिलिकल स्टेम पे ठीक करने के लिए कुछ और लगा दिया, वहाँ इन्फेक्शन हाथ लगा दिए, उसकी वजह से इसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये मैंने कुछ इमेजेस ऐड करी है। दिस इज द टेटनियम नियोनेट्रम, दिस इज चाइल्ड टेटनेस। और आप देख रहे होगे, यहाँ देख रहे हो मसल इसके हाथ किस तरीके से बंद हो गए, बिकॉज इसमें मसल स्पाज्म रिजिडिटी आ चुकी है। इसका माउथ देख रहे हो किस तरीके से बंद है, लॉक जो हो चुका है, जो है इसका लॉक हो चुका है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इटियोलॉजिक कॉजेस इसके क्या रहेंगे, ऑब्वियसली बात है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई रहेगा, कंटामिनेटेड वाउंड रहेगा, बहुत टाइम से अनक्लीन डिलीवरी करी है, इनफेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड है, सॉइल डस्ट, एनिमल फीसेस, जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं बेसिकली इन जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। कोई सर्जिकल वॉन्ड है जो अच्छे से क्लीन नहीं किया गया है, इन्फेक्शन उस पर बढ़ता जा रहा है। कोई बर्न एरिया, बिकॉज बर्न एरिया में क्या होता है हमारी बहुत सारी लेयर्स हट जाती है, लेयर्स हटने की वजह से उसका कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, कहते हैं ना ओपनिंग हो गई, वहां से इन्फेक्शन अब इजिली एंटर कर सकता है, काइंड ऑफ दैट ईयर इन्फेक्शन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली चाइल्ड न्यूबॉर्न्स की बात करें तो उनमें टेटनेस होने का बेसिकली रीजन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रॉपर तरीके से ना क्लीन होना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड स्पेशली अगर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी अच्छे खासे यानी कि एकदम क्लीन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करा गया तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मदर वैक्सीनेटेड नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पर, मदर नॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी कंडक्ट हुई है और अनक्लीन कंडीशन में हुई है, रूम भी क्लीन नहीं था, रूम भी हाइजीन नहीं था, इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लीन नहीं थे, होम डिलीवरी हुई है, ऑब्वियस सी बात है मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, अम्बिलिकल कोड कट विद नॉन स्टेराइल ब्लेड, ब्लेड स्टेराइल नहीं था और उसी से अम्बिलिकल कोड को काट दिया गया। या अम्बिलिकल कोड पे घर वालों ने ठीक करने के लिए काऊ डंग लगा दिया, घी लगा दिया, हर्ब्स पाउडर ये सब अप्लाई कर दिया, कॉर्ड केयर अच्छे से नहीं करी, लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस मैंने यहाँ इसलिए मेंशन करा है बिकॉज होम डिलीवरी मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं केसेस में करी जाती है। मतलब क्या होता है कि कभी कभार लो सोशल सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा होगा, ये सब होगा एंड मेनी अदर थिंग्स, तो वो क्या करते हैं घर पे डिलीवरी कर लेते हैं। और क्या होता है कि मतलब होता है ना कि लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस वेरी करती है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारे केसेस में वेरी करती है, दैट वाइज लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। लैक ऑफ एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान नहीं रखा गया, इनकम्प्लीट टेटनेस और इम्यूनाइजेशन है। आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली कम्युनिटी में देखोगे कि हमारा मतलब बेबीज में इम्यूनाइजेशन का एक बेसिकली शेड्यूल होता है जो इंद्रधनुष प्रोग्राम से भी स्टार्ट हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर आई गेस 10 ईयर्स तक जो बेबीज को जो भी इंजेक्शन लगने होते हैं उसका एक पूरा शेड्यूल होता है कि इस टाइम पर ये इंजेक्शन लगेगा प्रॉपर तरीके से, डोज इतना जाएगा, रूट ये होगा, टाइमिंग ये होगा। उस वजह से हो सकता है डिलेड वाउंड क्लीनिंग है, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, हाइजीन मेंटेन नहीं है और माल न्यूट्रिशन है। पैथोफिजियोलॉजी की ऐसी होती है, कोई भी वाउंड ओपन है, वहां से बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया, बैक्टीरिया एंटर करती है वो मल्टीप्लाई होने लगा उस साइड पे, फिर उसने न्यूरोटॉक्सिन मतलब बेसिकली न्यूरो मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को हार्म करा, सर्कुलेशन में पहुंचा, सर्कुलेशन में पहुंचने की वजह से पूरी बॉडी में हमारे वो पहुंच चुका है। अब वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करेगा, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में हम आपको होता है ना सारी की सारी नर्व्स हमारी कनेक्टेड होती है, वहीं से जारी होती है, नर्व्स को हार्म करेगा, मसल स्पाज्म, रिजिडिटी ये सब वो हमारी बॉडी में कॉज कर देगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है।
साइन एंड सिम्टम अगेन सिंपल है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉक जो हो जाएगा, जॉ स्टिफनेस, डिफिकल्टी स्वेलिंग जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट स्टिफनेस आ जाएगी, मसल रिजिडिटी, पेनफुल मसल स्पाज्म होगा, एब्डोमिनल रिजिडिटी आ जाएगी, फीवर, स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, टेकिकार्डिया बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो भी हार्ट रेट है, हाइपरटेंशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। बिकॉज क्या हो रहा है, वो अपना एक तो होता है लेरेंजियल स्पाज्म, अगर वो लेरेंजियल स्पाज्म कर देगा, उसको जो लेरेंक्स है बेसिकली उसका जो एयर है अगर वही स्पाज्म हो जाएगा तो कैसे वो सांस कैसे ले पाएगा। स्पैज्म जो होगा वो ट्रिगर होगा किन किन चीज़ों से, एकदम से कोई आवाज आई, एकदम से किसी ने लाइट ऑन या ऑफ करी, एकदम से किसी ने टच करा, बेबी अनेबल हो जाएगा, सक और ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा रोएगा, रिफ्यूजल टू फीड, बॉडी की स्टिफनेस आ जाएगी। क्लेंच फिस्ट का मतलब है मुट्ठी ऐसे बहुत तेज से बंद कर लेगा जो ओपन नहीं होगा। फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और फीडिंग बंद कर देगा अगेन 2 से 3 दिन के बाद। डायग्नोस्टिक में इसका मेन डायग्नोसिस यही है कि आप साइन एंड सिम्टम से ही पता लगा सकते हो, पता लग जाएगा कि बेबी को टेटनेस है कि नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कुछ टेस्ट कराना है तो यही हो सकते हैं, आप एक्सरे वगैरह के मतलब करा के देख सकते हो, पता चल जाएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या नहीं है। बिकॉज स्पाज्म है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगी तो वो सब चीजें हो सकती हैं। एबीजी कर सकते हो, यही सेम चीज पता करने के लिए कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या नहीं है। वूंड स्वैब इन्फेक्शन, मतलब जहाँ पर भी वूंड है वहाँ का उसका स्वैब लेकर उसको टेस्ट करा सकते हो। सीबीसी अगेन वो आपको बताएगा कि इन्फेक्शन है बॉडी में या नहीं है। और कॉर्ड स्टम्प असेसमेंट कर सकते हो कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वहाँ वो ठीक है नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, वहाँ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, ब्लड कल्चर। So these are the some of the investigation you can do for check whether it's a tetanus infections or not. मेडिकल मैनेजमेंट में नॉर्मल है, टेटनस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो स्पेशली बेबीज को न्यूको या पिको में एडमिट करना ही पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। टीआईजी दैट इज बेसिकली ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है, तो 3000 to 6000 यूनिट्स में होता है। आईएम दिया जाता है, एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वेट के अकॉर्डिंग, इन सब बेसिस के ऊपर ये दिया जाता है। पेंसिलिन जो हमारी बेसिकली एंटीबायोटिक है वो दी जाएगी। डायजेपम हम इसलिए देते हैं ताकि वो स्पाज्म को कंट्रोल करे। एज यू शुड नो कि डायजेपम हमारा बेसिकली जो बेंजोडाइजेपिन होता है उस क्लास ऑफ ड्रग होता है, और डायजेपम का काम क्या होता है कि वो मसल को रिलैक्स करता है। मसल बहुत ज्यादा रिजिड हो रही है, स्पाज्म कर रही है, कहीं की भी मसल कर सकती है, इट्स नॉट अबाउट हाथ या पैर की करे, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए डायजेपम देते हैं जो 0.5 to 5 mg पर केजी होगा। आईवी दिया जाता है। ट्रेकियोस्टोमी एंड वेंटिलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि लेरेंजो स्पाज्म हो गया, मतलब जो लैरिंग्स की हमारी मसल थी वो स्पाज्म हो गई तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो एयरवे बच्चा सांस नहीं ले पाएगा प्रॉपर तरीके से। उस केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, तो तब हमें ट्रैकियोस्टोमी और वेंटिलेशन करना पड़ेगा इन्फेंट्स में। मैनेजमेंट इज वेरी इजी अगेन। बेड रेस्ट देना है चाइल्ड को। इन्फेक्ट को डिम लाइटेड, कीप इन्फेक्टेड डिम लाइटेड क्वाइट, कि हमने भी पढ़ा कि वो सब किससे ट्रिगर हो सकता है, लाइट, टच और सेंस से ट्रिगर हो सकता है। एक्सटर्नल सिमिलाई को बहुत, कि बाहर से बार बार कोई उसको टच कर रहा है, वो बहुत कम रखना है। प्रॉम्प्ट सक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ों को तैयार रखना है, कभी भी ऑक्सीजन वगैरह की नीड पड़ सकती है। उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना है। ड्यू टू स्पाज्म पेशेंट आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाता है, बार बार स्पाज्म हो रहा है तो उनकी कैलोरीज को मेंटेन रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। हाई फीवर में उनको टेपिड स्पॉन्जिंग बात देनी है। उनकी पोजीशन को हर 2 से 3 या 4-5 घंटे में जो भी आपको चेंज करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रोवाइड नहीं करना है ताकि उनको बेड सोना हो। उनका हाइजीन मेंटेन रखना है, वेदर इट्स ओरल, बाथ, एलिमिनेशन, कुछ भी हो। उनके वाइटल साइन टाइम टू टाइम मेजर करने, बिकॉज हमने साइन एंड सिम्टम में बड़ा टेकिकार्डिया हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। फैमिली को एजुकेट करना है व्हाट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ये सब इंजेक्शन लगे। प्रिवेंशन में एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम एंटी टेटनस सीरम देते हैं जो कि 1500 IU का होता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उससे पहले, लाइक पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटी टेटनस देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करता है ताकि कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में नॉर्मल है, चिल्ड्रन को 3 डोसेज डीपीटी की दी जाती है और 2 बूस्टर डोसेज दी जाती है टीटी। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जो उसकी पहली डोज है ना वो 6 वीक में जाएगी डीपीटी की। डीपीटी का मतलब है 3 इंजेक्शन होते हैं एक साथ दिए जाते हैं 6th वीक में, न्यूबॉर्न के 6th वीक में, उसके पैदा होने के 6 हफ्ते बाद पहली डोज उसको जाएगी जो डिप्थेरिया की होती है, पर्टुइसिस की होती है, टेटनस की होती है। सेकेंड डोज 10th वीक में जाती है, थर्ड डोज 14th वीक में जाती है। फर्स्ट बूस्टर 18 मंथ्स में जाता है जो डीपीटी का होता है। सेकंड बूस्टर जो हमारा होता है 6 ईयर्स में जाता है जो बेसिकली डीटी का होता है, दैट इज डिप्थेरिया का और टेटनस का। इसके अलावा जो यहाँ पर चीज मेंशन नहीं है, 10 ईयर्स की एज में टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगता है, टीटी का टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगता है, 0.5 ml लगाया जाता है और आईएम ही जाता है वो इंजेक्शन न्यूबॉर्न्स में। जैसे वो है ना कि मतलब बच्चा अगर 10 साल का हो गया तो उसको टीटी का इंजेक्शन लगेगा, दैट इज द टेटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन जो 0.5 ml लगता है। इस चीज को याद रख लो, टेटनस टॉक्सॉइड का लगता है 10 ईयर्स ऑफ एज में, 0.5 ml आईएम जाता है और अपर आर्म में लगता है, ठीक है।
बाय द वे अगर आपको इनकी प्रॉपर कोई ना कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से गो थ्रू हो सकते हो, एंड इफ़ यू वांट कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पर फिर मैं उसको लुक ऑन करके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में आप लोगों को अलग से समझा दूंगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि टेटनस का इंजेक्शन 0.5 ml दिया जाता है और IM दिया जाता है, और प्रेग्नेंट लेडीज में भी 2 डोसेज दी जाती है, 0.5 ml TT की, IM दिया जाता है, और 16 से 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में दिया जाता है, उससे पहले वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता। So it's all about the tetanus. I hope so that you are clear with it. And if you have any doubts, you can mention in the comment box. Thank you so much.